Hello everyone, this is Naman Mittal welcoming you all back to another session of BuzzFeed Current Affairs. The date of the day is 11th of January 2021 and we shall be seeing all the articles which are important and relevant from the exams perspective. आज ऑल दो उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो चार आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एंड फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव हम थोड़ा सा यहाँ पे एक नया ओरिएंटेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो जो चेंज हुआ है पैटर्न फ्रॉम द पास्ट 2 years you can say this year's mains and the last year's main उसमें आप कैसे फर्दर एज गेन कर सकते हैं ओवर दी अदर्स तो थोड़ा सा स्लाइड आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी in detail I will discuss about the approach that needs to be adopted so as to secure a good rank and success in your first attempt in a different session जो मैं लूंगा on the analysis of the mains 2021 इस सेशन में मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफिंग दूंगा अबाउट दैट तो आज के आर्टिकल्स हम देखते हैं एंड टू ऑल द न्यू लर्नर्स हु हैव गॉट एसोसिएटेड विद अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लीज अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस टू देम few of the benefits of an academic subscription first. Hello Jyoti, I am fine, thanks for inquiring. How are you? If you take an academic subscription you get unlimited access to all the educators and their courses. इसके साथ आपको मिलता है लाइव टेस्ट एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस एट रेगुलर इंटरवल्स ऑल द क्लासेस ऑन अकेडमिक प्लेटफॉर्म आर लाइव व्हिच मेक्स द एनवायरनमेंट ऑफ क्लास वेरी मच इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग. You can easily take the subscription by downloading an Academy's learning app and installing it on your mobile phone. इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं सब्सक्रिप्शन के. वन इज द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड सेकंड इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप चूज करते हैं तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं 1 month to up till 36 months. आप एक साल का सब्सक्रिप्शन प्लान चूज कर सकते हैं 49,500 रुपीज की कॉस्ट है इसकी एंड देन यू कैन avail extra 10% off by applying my code NAMAN. Final price then would be reduced to 44,550 rupees. Iconic अगर आप चूज करते हैं तो ये बिट एक्सपेंसिव है because of additional benefits that you get like personal coach, daily mains, question answer practice, study planner and so on. तो एक साल का प्राइस है इसका 69,500 का 10% अप्लाई यूज कर आप डिस्काउंट ले सकते हैं बाय अप्लाइंग माय कोड नमन एंड द फाइनल प्राइस देन वुड बी 62,550. फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं आज का. आवर फर्स्ट आर्टिकल आई थिंक इज ऑन NEMM अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, our first article here is on the electric mobility. तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को हम दूसरी बार डिस्कस करेंगे आज इन दिस जनवरी मंथ. अभी शायद हमने पिछले हफ्ते ही डिस्कस किया था NEMM को तो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक रफ स्केच वर्क दे दूंगा यहाँ पे कि क्या मेजर पॉइंट्स हैं, एम्फोसिस एरियाज हैं जहां पे आपको फोकस करना है व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू राइट और स्पीक ऑन द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया. तो कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया में लाइक द लिथियम डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन कर्नाटका. तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम इसको रीड कर लेंगे एंड वी विल बी यूजिंग इट एज एन एग्जांपल इन द मेंस पर्सपेक्टिव व्हेन वी विल टॉक अबाउट द electronic mobility, electrical mobility and the hybrid vehicles under the National Electrical Mobility Mission. इसके अंडर में फेम स्कीम हमने लॉन्च करी थी, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, फेम 1 एंड फेम 2. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की बात करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स की बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पिटफॉल्स क्या है इंडिया के. हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए अंडर द NEMM जो 2020 का ऑब्जेक्टिव था हमारा एंड व्हाई वी हैड टू कम आउट विद द फेम 2 स्कीम. बिकॉज थोड़ा सा यूपीएससी भी अब नैरो होता जा रहा है, बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस वो फ्रेम करने लगा है. तो टू द पॉइंट आपके पास आंसर भी होना चाहिए एंड यू डू नॉट हैव मच टाइम इन द एग्जामिनेशन टू थिंक अबाउट इट. तो जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना ऑर्गेनाइज्ड आंसर आपके दिमाग में होगा, थॉट प्रोसेस में होगा, उतना क्विकली आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, स्पेशली इन द मेंस एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं द मेजर रीजंस और मेजर फैक्टर्स फॉर द फेलियर और द मेजर फैक्टर्स व्हिच नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड अपॉन इन ऑर्डर टू मेक दिस entire scheme successful. First measure would be to focus on the commercial vehicles, जहां पे हमने बोला था कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ऑन दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फर्स्ट, लाइक इलेक्ट्रिक बसेस, right? And then switch on to the commercial vehicles, and lastly then you have to come on to the retail vehicles, retail consumers.
private consumption of electric vehicles. What we did previously was we directly jumped onto the retail consumption by bypassing the public transportation and commercial vehicles. तो अगर आप पहले public transport को emphasis देते हैं तो public transport से एक greater demand create होती है जिससे investment आ सकता है, industries सेटअप हो सकती हैं बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बड़ी होती है एंड देयर गवर्नमेंट हैंड सपोर्ट इज ऑल्सो एंश्योर्ड. तो बेटर सक्सेस के चांसेस होते हैं अगर आप इस फेज्ड मैनर में आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पे स्विच करना फ्रॉम द कन्वेंशनल मोड ऑफ फ्यूल इज डेफिनेटली नॉट अ गुड ऑप्शन. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मूव इन अ फेज्ड मैनर. फेज्ड मैनर में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? फेज्ड मैनर में आप आगे बढ़ेंगे फ्रॉम द कन्वेंशनल फ्यूल टू द हाइब्रिड फ्यूल और हाइब्रिड मोड ऑफ ऑपरेशन एंड देन टू द इलेक्ट्रिक फ्यूल. इससे फायदा क्या होगा? इंडस्ट्री को टाइम मिलेगा एडजस्ट करने का. अगर आप इंडस्ट्री को बोलेंगे कि आप फ्रॉम द कन्वेंशनल फ्यूल डायरेक्ट टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच कर जाइए तो उनके पास उतनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज नहीं है. कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स विल राइज. कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल विल नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रिवेल इन इंडिया, जिससे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स प्रोवोक नहीं होंगे और कंजप्शन कम ही रहने वाला है. तो इसीलिए पहले आपको हाइब्रिड पे स्विच करना है. यू कैन मेक the automobile industry, you can make it mandatory for the automobile industry to come up with the hybrid vehicles, पहले commercial में then at retail, और दोनों में भी आप साथ में कर सकते हैं because now all the manufacturers, vehicle manufacturers in the automobile industry are basically producing hybrid vehicles. Hybrid vehicles क्या होता है? Conventional fuel भी होता है उसमें और बैटरी ऑपरेटेड भी होती है वो, तो दोनों से एनर्जी डिराइव होती है in some proportion ताकि गाड़ी की एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके. तो इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि आपने इंडस्ट्री को टाइम दिया टू कम अप विद द सेट ऑफ विद द रिक्वायर्ड सेट ऑफ टेक्नोलॉजी. गेटिंग माय पॉइंट? उस टेक्नोलॉजी पे वो फर्दर इंप्रोवाइजेशन कर सकता है एंड देन व्हेन दैट इंडस्ट्री इज कॉन्फिडेंट इनफ कि अब हम कंप्लीटली शिफ्ट कर सकते हैं टू इलेक्ट्रिक mobility, then you can provide the further incentives, right? Hello Bittu Kumar, hello. ज्योति मेरी पहली वाली आपकी क्लास नहीं करी है. कौन सी पहली क्लास नहीं करी है आपने? आई एम नॉट गेटिंग. ज्योति कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो आप? ओके. वैसे ये यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये टॉपिक नहीं करा है तो मैं नहीं करवाऊंगा. मैं डेफिनेटली, आपको पता है कि क्लासेस में पीरियोडिक मैनर में रिविजन्स करवाता रहता हूं और वीकेंड पे तो हम रिवाइज करते ही हैं पूरे कंप्लीट वीक्स के करंट अफेयर्स को, राइट? ठीक है. तो दूसरा हमने क्या देखा है यहाँ पे कि आपको फेज्ड मैनर में स्विच करना है. तीसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है. देखिए, मेजर 4 ही कंपोनेंट हैं जहां पे आपको फोकस करना है, चाहे इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे या चाहे वे फॉरवर्ड में. व्हाट आर दोस 4 पार्ट्स? मेजर 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज गवर्नमेंट्स रोल एज अ फैसिलिटेटर. यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी? पुश फर्स्ट द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के थ्रू पावर करिए. सेकेंड, पुश फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स फर्स्ट एंड लास्टली pick up the retail consumption or retail vehicles. So this would be the first part of the NEMM. Second, आपको यहां पे फोकस करना है phased manner में implementation हो. How the implementation should be? Phased manner. How? From conventional fuels to hybrid fuels, then to the electric vehicles. ठीक है. तीसरा, चार्जिंग स्टेशंस आपको डेवलप करने. तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं. यहां पे कभी भी गाड़ी कोई इंसान नहीं खरीदता है जब तक उसको पेट्रोल पंप ना दिखे. गेटिंग माय पॉइंट? ये आज की सिचुएशन है. अगर मैं आपके शहर, आपको कोई शहर है, आप जहां पर रहते हो, अगर वहां पे पेट्रोल पंप नहीं है तो क्या आप गाड़ी खरीदोगे? द आंसर इज नो, राइट? So if there is no charging infrastructure, there is no charging station, then how can you expect an individual?
especially the retail consumer, to purchase the electric vehicle. गेटिंग माई पॉइंट? तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, पॉइंट नंबर 1। इसमें आपको हैंड होल्ड सपोर्ट, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बिकॉज चार्जिंग स्टेशन अगर कोई डेवलप भी करता है, अपना इन्वेस्टमेंट लगाता है, तो वो इकोनॉमिकली वायबल फ्रॉम द फर्स्ट डे नहीं बनता है। लेटर ऑन फ्यूचर में जब मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स विल बी देयर इन द ऑन द रोड, देन द चार्जिंग स्टेशन ओनर विल गेट और अर्न सम प्रॉफिट, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट डे, क्योंकि टाइम लग रहा है, ये ट्रांजिशन जो है इसमें टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे इंसेंटिव्स भी जरूरी है और हैंड होल्ड सपोर्ट भी जरूरी है गवर्नमेंट का, ठीक है। और यहीं पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आप सेफ डिस्पोजल की भी बात करेंगे ऑफ द बैटरीज, because these can become a good point of contact for the exchange of batteries and for the safe disposal and collection, for the safe collection and safe disposal of the batteries. तो यहाँ पे ये पॉइंट बन सकता है ऑफ एक्सचेंज, कलेक्शन एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ बैटरीज, जो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ताकि एक एनवायरमेंटल कंसर्न आगे चल के इंडिया में क्रिएट ना हो जाए। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द factors in the NEMM would be sourcing the raw material, especially lithium and cobalt, which is used for the indigenous development of batteries in our country. तो जब तक आप alternative technologies को find out नहीं कर लेते हैं, till you have the alternative solutions, you definitely will have to operate on the existing technology, that is lithium based batteries। और lithium कहां से आएगा? As of now lithium के major producers पूरे वर्ल्ड में कहां पर है? अर्जेंटीना, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, and these are the major producers of lithium. So we do not have the domestic source of lithium as of now। लेकिन इस आर्टिकल ने हमें बताया, यहाँ पे जो सेकंड आर्टिकल है, ये तो आज का आर्टिकल है इन द एडिटोरियल सेक्शन जो which talks about the NEMM, and these two are of the Indian Express, जो बताते हैं कि लिथियम के डिपॉजिट्स इंडिया में मिले हैं। तो लिथियम के डिपॉजिट्स इंडिया में मिले हैं, दैट्स अ गुड न्यूज, बट इट इज नॉट very much exciting because the deposits are very small and they are also the inferred minerals। Inferred minerals क्या होते हैं? Inferred minerals are those minerals which have low quality and grade of a particular mineral। तो quality grade के perspective में जब confidence high नहीं होता है with respect to a certain mineral, then we term those minerals as inferred minerals। So the deposits found in India in the Karnataka in the Mandya district is it belongs to the inferred mineral category and are very small in quantity। तो ज्यादा टाइम तक हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे हमारा NEMM और FAME स्कीम using these deposits। So what we need to do is we need to first reduce our dependence from China, on which we are dependent excessively for the imports of lithium, and we need to reorient or tune our India's foreign policy so that we can acquire the required minerals, that is lithium and cobalt, from the Latin American countries like Argentina, Bolivia and even Chile। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको यहां पे ध्यान रखना है, दैट इज सोर्सिंग। सोर्सिंग में ही आप लास्ट पॉइंट मेंशन करेंगे ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज का। तो कितना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपका एक आंसर रेडी है, एंड दिस इज हाउ यू आर गोना प्रेजेंट द आंसर इन द एग्जामिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी में आपने एग्जांपल भी देना है, आप टेस्ला का दे सकते हैं, टोयोटा का दे सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि they are coming up with the alternative technology, so government can collaborate with these companies and facilitate the collaboration of Indian automobile makers with those of the Tesla and other companies which have already found the alternative technologies, because lithium से sustain करना complete electric mobility is definitely not sustainable, is not a good idea। you will have to switch on to some or the other technology, जिसके लिए आपको R&D की जरूरत है, जिसके लिए आपको कोलैबोरेशंस की जरूरत है, आपको डिफरेंट वर्टिकल्स के बीच में इंटरलिंकेजेस डेवलप करने की जरूरत है। तो ये चार मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑफ द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया और हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट
टारगेट्स जो इंडिया ने सेट करे हैं, लाइक फेम 2 में इंडिया ने कुछ टारगेट सेट करे हैं कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी वांट ऑन द रोड्स बाय 2030. This is the target. Government has also provided some financial incentives of around $1.3 billion for the प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स. तो अब इस सेक्शन पे गवर्नमेंट काम करने लगी है, लेकिन गवर्नमेंट का अभी भी फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा सा कम है. ऑल्दो इसमें जो फंडिंग है ये इलेक्ट्रिक बसेस के लिए भी है एंड इट इज ऑल्सो फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स. तो आप कलेक्टिवली बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस फ्रंट पे अब काम करना स्टार्ट कर दिया है, which was very much essential and it is a very good step taken by the government. लिथियम बैटरीज इंडिया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अभी कहां से सबसे ज्यादा सोर्स करता है? तो 3 कंट्रीज से करता है, चाइना, वियतनाम एंड हांगकांग. एंड वी नाउ नीड टू फाइन ट्यून आवर इंडिया फॉरेन पॉलिसी so as to reduce our dependence of lithium from China and diversify the sources of lithium and cobalt, because these are kind of strategic minerals, especially cobalt. It is a strategic mineral. तो इसमें हम completely dependent नहीं रह सकते हैं on a particular country for sourcing or for all our needs. यहाँ पे कुछ और मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं. खनिज विदेश लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है by nudging 3 PSUs to come together and form the Khanij Videsh Limited Private Limited Company. Khanij Videsh Limited Company. इसका काम होगा strategic acquisitions का of the strategic minerals. So it will basically be involved in the acquisitions and mergers of the strategic minerals including cobalt, lithium and etc. ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्गेनाइज्ड मैनर जिसमें आप इसको यूज करोगे. ओके, द सेकंड आर्टिकल टॉक्स अबाउट द डायस्पोरा एंड प्रवासी भारतीय दिवस. तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रवासी भारतीय दिवस. कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे निटिग्रिटीज हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है. और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा. Mains में it is very much important to know about the certain things that the role of diaspora, what is the role of Indian diaspora. First thing, ये country specific भी आ सकता है, ये एक broad based question भी आ सकता है. Country specific जैसे इस बार यूपीएससी ने पूछा वैसा भी बन सकता है क्वेश्चन कि पर्टिकुलर कंट्रीज का डायस्पोरा कैसे हेल्प कर रहा है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय देम. और ओवरऑल भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो 30 मिलियन डायस्पोरा है इंडिया का, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 3 करोड़ पॉपुलेशन, वो इंडिया को कैसे हेल्प कर रहा है. तो डायस्पोरा चाहे किसी एक कंट्री में हो चाहे आप ब्रॉड बेस्ड बात कर रहे हो, उसका रोल बेसिकली 4 ही टाइप का होता है. एक, वो रेमिटेंसेस सेंड करता है, राइट, जिससे इंडिया की सेविंग्स बढ़ती हैं, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होती है. सेकेंड, इन्वेस्टमेंट करता है वो इंडिया में. तो रेमिटेंसेस अलग हो गए, इन्वेस्टमेंट अलग हो गया. रेमिटेंसेस, इफ आई एम आउटसाइड India, suppose if I am in New York and I am sending the money back to my parents, so that is the remittance. So I am increasing the savings of my country basically, and my dad, my mom, if they use that money for the consumption, so it will also become the part of the GDP or circulation of money in the Indian economy. Fine. And investment की बात अगर मैं करूं, so by being in abroad, if I plan to purchase a land in India, if I plan to set up a plant in India, industrial plant, manufacturing plant, which can later on generate employment and so on, so that would be investment. Third is lobbying. They are very helpful for the India as a state in the lobbying of various matters ranging from political, industry, R&D and academia. So they become vital links between Indian industry and that of the foreign industry wherever I am residing, in whichever country I am residing. If I have good contacts with the industry in New York, with good corporate houses in the New York, then I can help the Indian corporates to come together and collaborate with each other. Getting my point? इसी तरीके से academia के हम links develop कर सकते हैं, R&D के हम links develop कर सकते हैं, and political level पे they play a crucial role.
यूएस इंडिया का जो एग्रीमेंट था 123 एग्रीमेंट, इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉबिंग डन बाय द इंडियन डायस्पोरा। जो काटसा में इंडिया को वेवर मिला है, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव लॉबिंग डन बाय द इंडियन डायस्पोरा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी हम रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं विद द सुपर ग्लोबल पावर्स, एज ऑफ नाउ, in every such relation, an important role has been played by the Indian diaspora. Without the presence of Indian diaspora, we would not have had achieved such levels of relationship with a particular country. Fine. And the last thing, last important role that they play is to promote Indian culture. They promote Indian culture. तो ये है मेजर 4 रोल जो एक इंडियन डायस्पोरा प्ले करता है। अब चाहे किसी कंट्री स्पेसिफिक से क्वेश्चन पूछा जाए या ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, पॉइंट्स ये 4 ही रहने वाले हैं। इसमें जो सब पॉइंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं डेफिनेटली। गल्फ कंट्रीज की बात होगी तो रेमिटेंसेस को आप सिग्निफिकेंस देंगे कि गल्फ कंट्रीज में लॉबिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। गल्फ कंट्रीज में जो हमारे वर्किंग, अब यहां पे देखिए यही इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस आपके साथ डिस्कस करता हूं, बायलैटरल रिलेशन या रीजनल रिलेशन ऑफ इंडिया विद एनी रीजनल कोऑपरेशन और समथिंग लाइक दैट, हमेशा मैं एम्फोसिस देता हूं कि वहां पे डायस्पोरा का ऑक्यूपेशन कैसा है। तो हमने देखा कि फ्रांस में द डायस्पोरा इज नॉट पॉलिटिकली एक्टिव, जर्मनी में डायस्पोरा इज नॉट पॉलिटिकली एक्टिव, एंड इफ इन द मेंस एग्जामिनेशन और इफ इन द इंटरव्यू or in the at the interview stage, if I mention that Indian diaspora in the France will help us to achieve the political commitments, then it is wrong. यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यहां पे आप बोल सकते हो कि इंडियन डायस्पोरा एक लॉबिंग, इफेक्टिव लॉबिंग का रोल प्ले करेगा, इट इज फाइन। इसी तरीके से गल्फ में जो हमारा डायस्पोरा है वो मोस्टली आर दी ब्लू कॉलर वर्कर्स। Those are the working professionals of middle income family groups and low income family groups. So they cannot basically help a country in the political lobbying, industrial lobbying, academia lobbying, R&D lobbying. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का डायस्पोरा कहां पे है और उसका मेजर ऑक्यूपेशन क्या है। वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो कैसे वर्किंग प्रोफेशनल है, एमएनसीज में वर्क करते हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करते हैं। तो यू शुड हैव दिस आइडिया एंड आई गिव यू दिस आइडिया व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया विद एनी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो उसी को आपको यहां पे अप्लाई करना है। इसके अलावा आता है कि इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं अब तक डायस्पोरा के साथ एंगेज करने के लिए खुद को। तो थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफिंग देता हूं। ऑल्दो इंडियन डायस्पोरा को मैं अलग से डील करने वाला हूं, या तो यूट्यूब पे या फिर इसी में अनअकैडमी की ऐप पे in a special session wherein I will just be discussing about Indian diaspora, role of Indian diaspora, policy of India with respect to Indian diaspora and so on. ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूं ताकि थोड़ा सा आपका फ्रेमवर्क रेडी हो जाए। It is not that after the India's independence we have been engaging with Indian diaspora with an immediate effect. नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 1950 में जो इंडिया की फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करी गई थी बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वाज नॉट मच एम्पैथेटिक विद रिस्पेक्ट टू इंडियन डायस्पोरा। ही बिलीव्ड दैट अगर हम इंडियन डायस्पोरा के साथ एंगेज करने की कोशिश करेंगे, सो इन दैट प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट देयर आर हाई चांसेस दैट वी कैन अपसेट द होस्ट कंट्रीज। तो अगर हम एंगेज करते हैं विद द डायस्पोरा तो ऐसा हो सकता है कि जो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री इन द सेंस जहां पे वो डायस्पोरा लोकेटेड है, उस होस्ट कंट्री को हम अपसेट करेंगे एंड आवर रिलेशंस विद दैट कंट्री कैन डिटीरियोरेट। सो लेट अस अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू इंडियन डायस्पोरा। ये पॉलिसी चली सिंस 1950 टिल एटलीस्ट 1980s, और यू कैन से टिल दी coming up of Rajiv Gandhi government. So it was Rajiv Gandhi government for the very first time who actively started to engage with Indian diaspora by discarding the Nehru fears. तो नेहरू के जो फियर था उनका जो एप्रीहेंशन था, उसको डिस्कार्ड करते हुए 1980 राजीव गांधी गवर्नमेंट के ऑनवर्ड्स हमने डायस्पोरा के साथ एंगेज करना स्टार्ट किया। लेकिन ये जो एंगेजमेंट था, दिस वाज एक्टिव बट नॉट प्रोएक्टिव, एंड द प्रोएक्टिव एंगेजमेंट कुड ओनली बिगिन
since 2003 when we came up with the Pravasi Bharatiya Divas Yojana. That is from the Atal Bihari Vajpayee government. तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट से हमने डायस्पोरा के साथ प्रोएक्टिव एंगेजमेंट स्टार्ट किया और इसके बाद हमने एक अलग मिनिस्ट्री क्रिएट की, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियंस, जिसको बाद में मर्ज कर दिया गया अगेन विद द MEA, citing that Indian foreign policy should be integrative of the concerns and prospects of Indian diaspora. 2016 में उसको दोबारा मर्ज कर दिया गया। तो 2004 में हमने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई और फिर उसको 2016 में दोबारा मर्ज कर दिया। तो दोनों रीजंस काफी हद तक जस्टिफाइबल थे, ठीक है। फिर हमने इसके बाद कंटिन्यूस बैनर में बहुत सारे मेजर्स लिए, लाइक वी मर्ज्ड PIO एंड OCI फॉर ease of administrative process. We extended the visa on arrival for all the NRIs, PIOs of India. इसके अलावा हमने नो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करा 2016 में, राइट। एंड देन वी केम अप विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स, दैट इज द हाईएस्ट ऑनर गिवन टू द NRI और PIO. And it is also given to the any organization or institution run or owned by the Indian origin citizen or Indian origin person overseas. फिर भारत को जानिए क्विज, इस टाइप के हमने एंगेजमेंट प्रोग्राम्स काफी लॉन्च करे। तो प्रवासी भारतीय दिवस का बेसिक आइडिया ये है कि इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे दैट इज 9th of January, the day when the highest honored Indian origin or the Indian citizen who came back to India, that is Mahatma Gandhi from the South Africa. So it is this day when Mahatma Gandhi came back from South Africa to India, and so we celebrate Pravasi Bharatiya Divas every 2 years since 2003. तो इसमें हम एंगेजमेंट करते हैं विद द इंडियन डायस्पोरा एट डिफरेंट लेवल्स, एट डिफरेंट वर्टिकल्स। ज्यादा इसमें और डिटेल्स कुछ खास है नहीं, ठीक है। बाकी जब मैं इंडियन डायस्पोरा को डिटेल में आपके साथ डील करूंगा विद एग्जांपल्स कि कौन सी कंट्री में किस डायस्पोरा ने क्या रोल प्ले करा है, कहां का डायस्पोरा सबसे ज्यादा एक्टिव है, अलग अलग पॉलिसीज। अच्छा, कोई एक इंडिया की सिंगल डायस्पोरा पॉलिसी अभी तक नहीं है, ये सबसे बड़ा लूप होल है इंडिया का, दैट वी डू नॉट हैव एनी पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू डायस्पोरा ऑफ इंडिया। तो ये आप लिमिटेशंस में मेंशन कर सकते हैं। इस आर्टिकल को आप एक बार रफ गो थ्रू करिएगा। 30 मिलियन इंडियन का डायस्पोरा है एज ऑफ नाउ। सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडिया का गल्फ कंट्रीज में एज ऑफ नाउ प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो डायस्पोरा है ये लीस्ट पॉलिटिकली एक्टिव डायस्पोरा है, ओके। ये एक आर्टिकल आया है आज इंडियन एक्सप्रेस में जो आपके एग्रीकल्चर एंड फार्म एक्ट से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स एक्सपंज करेगा और आपको काफी हद तक क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये आपकी सेल्फ रीडिंग है, मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि कैसे आपको हेल्प करेगा। तो सिचुएशन ऑफ लैंड, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो बहुत ही इजी होगा ये आपके लिए और बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाला है ये आर्टिकल आपके लिए। इसको प्लीज अटेंटिवली आप रीड करिएगा। सो व्हाट इज द पोजीशन और द करंट सिचुएशन ऑफ लैंड इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें ये बताया गया है कि इंडियन एग्रीकल्चर लैंड इज डिक्रीजिंग, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर land agriculture is decreasing in India and it has decreased from 159 million hectares to 157 million hectares. तो facts important नहीं है, आप प्लीज पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि एग्रीकल्चर एरिया अंडर एग्रीकल्चर हैज बेसिकली shrunk but the number of operational holding has increased. तो एरिया रिड्यूस हो गया है, एग्रीकल्चरल एरिया रिड्यूस हो गया है, लेकिन जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वो इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अवेलेबल लैंड थी वो फर्दर फ्रेगमेंट हो गई है। सो दिस क्लियरली लीड्स टू अ कंक्लूजन दैट फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया।
फर्दर फ्रेगमेंटेशन अगर इंडियन एग्रीकल्चर का हो रहा है तो इससे पॉइंट्स क्या सामने आते हैं, दैट इंडियन फार्मर्स आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल नाउ टू द प्राइस फ्लक्चुएशंस, टू द क्लाइमेट or related extreme weather events and so on. Getting the point? So already there are in India 86% farmers who belong to small and marginal farmers category. इसका मतलब the farmers which own land less than 2 hectares. और अब इंडिया में एवरेज लैंड होल्डिंग रिड्यूस हो गई है, जो मैंने आपको बताया फर्दर फ्रेगमेंटेशन के कारण। फैक्ट है यहाँ पर जो मेंशन्ड है, दैट इज फ्रॉम 1.2 हेक्टेयर टू 1.08 हेक्टेयर। तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अंडरस्टैंड करो हो क्या रहा है। एरिया रिड्यूस हो रहा है, ऑपरेशनल होल्डिंग इंक्रीज हो रही है एंड फ्रेगमेंटेशन इसके कारण आप क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है कि फ्रेगमेंटेशन कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन से प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी स्मॉल फार्मर्स होंगे तो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज भी कम होंगी। इसके बाद जो भी प्रोड्यूस आप हार्वेस्ट करते हैं, since the land is small so produce will also be in less quantity, produce भी कम होगा, तो उसको एपीएमसी तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी हाई लगेगी। बिकॉज अंडरस्टैंड, एक जो ट्रैक्टर है जब तक वो पूरा नहीं भराएगा वो कैसे वहां तक एपीएमसी तक कॉस्ट इफेक्टिवली एक प्रोड्यूस को, फार्म प्रोड्यूस को ट्रांसफर कर सकता है। तो इमेजिन एक बहुत छोटी सी लैंड है जिससे इतना प्रोड्यूस ही नहीं डेवलप हो पाया कि एक ट्रैक्टर की ट्रॉली फुल हो जाए या एक छोटा टेम्पो फुल हो जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इससे इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण मोस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स आर बेसिकली सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू द मिडिलमैन एट फार्म गेट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे मिडिलमैन का रोल इंक्रीज हो जाता है और फार्मर का रेम्यूनरेशन और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर इंडिया में कितना वर्कफोर्स है एज ऑफ नाउ इन एग्रीकल्चर, तो 45% है अकॉर्डिंग टू दी लेबर ब्यूरो, इट इज 45% एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इट इज 55%, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको मल्टीपल फैक्ट्स मिलते जाएंगे इस आर्टिकल में, बहुत अच्छे से बनाया है ये आर्टिकल, काफी सारे फैक्ट्स हैं जो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलेंगे और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी तरीके से फिर एमएसपी की बात करी है कि एमएसपी का क्या सीन है, तो एमएसपी 23 क्रॉप्स को मिलती है, क्या छोटे फार्मर्स को मिलती है, आंसर इज नो। क्या सारे रीजन्स में मिलती है, आंसर इज नो। ये अगेन हम देख चुके हैं एमएसपी के डेडिकेटेड लेक्चर में जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ना। फिर ऐसे ही इसमें बात करी गई है कि क्या सारे क्रॉप्स प्रोटेक्टेड हैं इंडिया में, तो नहीं, सारे क्रॉप्स प्रोटेक्टेड नहीं है। कौन से क्रॉप्स हैं जो प्रोटेक्टेड है, अमंग सीरियल्स दे आर व्हीट एंड राइस, देन पल्सेस को प्रोटेक्शन मिला है सिंस 2015, कॉटन को प्रोटेक्शन मिला है कुछ स्टेट्स में, ऑयल सीड्स को गुजरात में प्रोटेक्शन मिला हुआ है, हॉर्टिकल्चर की तरफ गवर्नमेंट अब ऐड करना स्टार्ट कर रही है और अनियन को प्रोटेक्शन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है यहाँ पर। हॉर्टिकल्चर को प्रोटेक्शन देने का गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के केस में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड, दैट द प्रोटेक्शन इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चर इज स्पोरैडिक। व्हाट इट इज स्पोरैडिक। स्पोरैडिक मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट कभी लेके आती है प्रोटेक्शन, कभी लेके नहीं आती है। तो इससे अगर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो फार्मर विल नॉट स्विच टू दीज काइंड ऑफ, तो अगर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो फार्मर विल नॉट स्विच टू दीज काइंड ऑफ क्रॉप्स विच आर हाई वैल्यू क्रॉप्स बेसिकली। तो इस आर्टिकल को आप एक बार रीड करिएगा, ऐसे छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है, इसको स्किप मत करना। Another important article from the Prulu's perspective is about the vanadium source. तो vanadium क्या है? vanadium एक again strategic mineral है। strategic mineral होता क्या है? strategic mineral is that mineral which has a vital importance to any country, any country's industry, any country's strategic ambitions। डिफेंस में यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है, स्टील प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। तो दोज काइंड ऑफ मिनरल्स आर बेसिकली टर्म्ड एज स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। एग्जांपल्स टाइटेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मैंगनीज हो गया, ये सारे बेसिकली स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं।
तो वेनेडियम एक स्ट्रेटेजिक मिनरल है जो इंडिया एक्सेसिवली कंज्यूम करता है। ओवरऑल वर्ल्ड में जितना वेनेडियम प्रोड्यूस होता है उसका 4% इंडिया यूज करता है। इसको यूज कहां किया जाता है मेनली? तो इसको मेनली यूज किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में, टू स्ट्रेंथन द स्टील एंड टाइटेनियम। तो स्टील को don't know why there is so much of disturbance today. So okay. So स्टील को स्ट्रेंथन करने के लिए, टाइटेनियम को स्ट्रेंथन करने के लिए इसको यूज किया जाता है इन दी स्टील इंडस्ट्री। तो जब आप स्टील को स्ट्रेंथन करते हो यूजिंग वेनेडियम, इसके बाद स्टील अलॉयज क्रिएट करे जाते हैं विच आर देन यूज्ड for the high strength metals और high strength applications like axe का development हो गया, arms and ammunition का development हो गया, right? डिफेंस सेक्टर में अगर आपको उसको यूज करना है तो हाई स्ट्रेंथ स्टील इससे डेवलप करी जाती है। तो इंडिया 4% कंज्यूम करता है। एज ऑफ नाउ इंडिया में ये नहीं मिलता था। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड अ वेनेडियम सोर्स इन इंडिया, especially in अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अरुणाचल प्रदेश में इसका सोर्स मिला है एंड अनलाइक द लिथियम जो अभी हमने देखा कि बहुत स्मॉल डिपॉजिट में मिला था, इन्फर्ड मिनरल था, यहां पे जो वेनेडियम का सोर्स हमें मिला है ये काफी ज्यादा है एंड इट विल अगेन रिड्यूस आवर डिपेंडेंस फ्रॉम चाइना बिकॉज चाइना अभी तक 57% वर्ल्ड का वेनेडियम प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अदर कंट्रीज विच हैव द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ वेनेडियम आर साउथ अफ्रीका एंड रशिया। तो ये तीन कंट्रीज आप याद रखिए, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड रशिया, जिनके पास लार्ज डिपॉजिट्स हैं वेनेडियम के। एंड वी वर लार्जली डिपेंडेंट ऑन चाइना विच प्रोड्यूसेस 57% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड वेनेडियम। ठीक है, तो अब हम अपना खुद का वेनेडियम सोर्स कर पाएंगे, अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर पाएंगे फ्रॉम चाइना एंड अपने स्ट्रेटेजिक असेट्स को एक पुश दे पाएंगे। ओके, इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स, छोटे छोटे फैक्ट्स लाइक वेनेडियम इज जनरली और रेयरली फाउंड एज अ फ्री मेटल। ये फ्री मेटल के फॉर्म में कभी भी देखने को नहीं मिलता है या रेयरली मिलता है। तो जनरली जब भी आप वेनेडियम को लोकेट करते हैं, सो इट इज ईदर विद द मैग्नेटाइट और आयरन ओर्स और इट कैन बी नियर द coal blocks, it can be near the crude oil reserves, it can be with the near the shoals। तो ये फ्री मेटल में मिलना बहुत ही रेयर होता है। तो अभी भी जहां पे ये मिला है वहां पे बेसिकली आप देखेंगे दैट दीज आर आल्सो दी क्रूड ऑयल एरियाज ऑफ इंडिया और जहां पे ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन के काम चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज इट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इसका मेंस में बहुत ही रेयर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इसको यूज कर पाए। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ने रिलीज करे हैं, तो ये आप एक बार क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे तो फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव बिकॉज इस साल तो मेंस हो ही गया। नेक्स्ट ईयर जब तक मेंस होगा तब तक बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके होंगे। तो इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट आवर टाइम, यू जस्ट नीड टू फोकस कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या ले रही है, ताकि एट द एंड यू शुड बी इन अ पोजीशन टू रिकॉल द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर, ताकि आप प्रॉपर एनालाइज कर सकें। तो AEFI हब्स गवर्नमेंट ने बोला था कि हम क्रिएट करेंगे। थर्ड कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन याद करिए क्या था? फॉलो अप। फॉलो अप में क्या था? ब्लॉक लेवल पे फीडबैक हब्स होंगे, मॉनिटरिंग हब्स होंगे एंड देयर विल बी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस दैट वुड बी क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट जो प्रॉपर फीडबैक इंश्योर करेंगे। तो यहां पे गवर्नमेंट ने इनके रिस्पेक्ट में एसओपीज जनरेट करे हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेट करना है इन केस एडवर्स इवेंट हैज बीन रिपोर्टेड और अकर्ड। उस एडवर्स इवेंट में किसी की डेथ होती है तो कैसे प्रोसीड करना है,
तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिलीज करे हैं ताकि कंफ्यूजन ना प्रिवेल करे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ से लिंक करेंगे, खैर वो भी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी अगले मेंस तक, अभी ऑलमोस्ट 6-7 महीने हैं, तब तक तो काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं उनको ऑलरेडी एक तो अप्रूवल जो प्रोसेस है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है काफी हद तक कि वो अनएथिकल है, बिकॉज यू हैव नॉट रिलीज द एफिकेसी डेटा एंड स्टिल आर एडमिनिस्टरिंग द डोसेज ऑफ कोवैक्सिन टू दी वॉलंटियर्स, क्लिनिकल ट्रायल वॉलंटियर्स। और एक क्लिनिकल ट्रायल वॉलंटियर भोपाल में उसकी डेथ भी हो गई है बिकॉज ऑफ पॉइजनिंग, लेकिन अभी उस पर फर्दर क्लैरिफिकेशंस नहीं है। थर्ड इशू है कि वॉलंटियर्स जो भोपाल में है उनको ये नहीं बताया गया दैट यू आर बेसिकली सब्जेक्टेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स। दे हैव कम बाय थिंकिंग दैट दे आर गेटिंग द वैक्सीन and also some money. They were not told that they basically are subjected to clinical trials. तो ये जो lapses हैं, these are again the ethical issues, and थोड़ा सा आप इनका एक आइडिया रखिए ताकि आप इनको एग्जामिनेशन में यूज कर सकें। बाकी मैं फिर से यही बोलूंगा कि 6-7 महीने में काफी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो इन चीजों को आप अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं फॉर नाउ। ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक पुश की जरूरत है सो दैट इट कैन अगेन बी ब्रॉट ऑन टू ट्रैक। तो क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो यहां पे हाईलाइट करी गई हैं? तो द मेजर प्रॉब्लम इज दैट द प्राइस इलास्टिसिटी, बहुत अच्छा टर्म्स है, ये टर्म्स आपको यूज करना है बेसिकली एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज वेरी हाई। अब इससे प्रॉब्लम कैसे जनरेट होगी, तो उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी इज बेसिकली एनी गुड विच fluctuates heavily, the supply or the demand of which fluctuates heavily depending on the fluctuations of the price. Suppose करिए एक कार है, तो इस केस में होता क्या है, डिमांड हमेशा मेंटेन्ड है ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड हमेशा मेंटेन्ड है लेकिन प्राइस के कारण लोग खरीद नहीं पा रहे, ऐसे प्रोडक्ट्स को आप बोलते हैं कि इनकी प्राइस इलास्टिसिटी बहुत हाई है। अगर ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड मेंटेन्ड है, डिमांड है, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उसकी प्राइस हाई है, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट की हाई। फाइन। और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस कम है लेकिन फिर भी नहीं बिक रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, प्राइस इलास्टिसिटी कम है उन प्रोडक्ट्स की, प्राइस मैटर नहीं कर रही है उन प्रोडक्ट्स के सेल परचेज के लिए। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके प्राइस को फ्लक्चुएट करने से, अगर मैं प्राइस ऊपर कर दूं या नीचे कर दूं, तो सीवियर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि डिमांड ऊपर हो गई या कम हो गई। तो दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी, हाई प्राइस इलास्टिसिटी। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली हाई प्राइस इलास्टिसिटी पे फंक्शन करती है। अगर व्हीकल्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड रिड्यूस हो जाती है। दिस इज द कॉमन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड अभी इंडिया में जो स्लो डाउन फेस कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसका ये कहना है दैट वी आर फेसिंग इट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल फैक्टर, दैट इज हाई प्राइस इलास्टिसिटी। सो व्हाई द कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड, अब ये जानना जरूरी है कि कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो गई। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एक तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो दिस इज द एक्विजिशन कॉस्ट। बेसिकली कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो गई, एक्विजिशन कॉस्ट इंक्रीज हो गई। कैसे, पहला रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गए, रॉ मटेरियल जो इनपुट है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, ओके फाइन। सेकेंड, गवर्नमेंट के टैक्सेस इंक्रीज हो गए, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज कर दी। जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट ने इसको हाईएस्ट ब्रैकेट में रखा है 28% के, इसके ऊपर सरचार्ज गवर्नमेंट अलग लगाती है, तो इसके कारण भी प्राइस इंक्रीज हुई है ऑटोमोबाइल्स की, व्हीकल्स की इंडिया में। थर्ड फैक्टर क्या है, गवर्नमेंट ने ज्यादा टाइम नहीं प्रोवाइड किया टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू स्विच फ्रॉम द BS4 टू BS6। यूरोप में 9 साल का टाइम दिया गया था इंडस्ट्री को टू स्विच फ्रॉम द यूरो 4 नॉर्म्स टू यूरो 6 नॉर्म्स, जिनको बेसिकली हम भारत स्टेज के टर्म्स में फॉलो करते हैं। लेकिन इंडियन इंडस्ट्री को सिर्फ 3 साल का टाइम दिया गया टू स्विच फ्रॉम भारत 4 टू भारत 6। तो इसके कारण भी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इंक्रीज हुई जो इंडस्ट्री ने पास ऑन कर दी टू द कंज्यूमर्स। तो ये मेजर रीजंस हैं जिसके कारण
एक्विजिशन कॉस्ट इंक्रीज हो गई फॉर द कंज्यूमर, फॉर कंज्यूमर इट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। मैं कितने में एक्वायर कर रहा हूं एक गाड़ी, पहले 5 लाख में करता था, अब 7 लाख हो गई उस गाड़ी की कीमत। तो क्योंकि कीमत ज्यादा हो गई तो मेरी डिमांड कम हो गई, मेरे को नहीं खरीदनी, मेरे पास पैसा नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्विजिशन कॉस्ट हाई हो गई बिकॉज ऑफ हाई प्राइस इलास्टिसिटी, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। तो अब इंडस्ट्री की ये डिमांड है, एक तो इंडस्ट्री ने पहले भी बोला है कि जीएसटी आप कम कर दो, 28% से इसको रिड्यूस कर दो 18% पे, ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बोल चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जीएसटी कितना है? 5% है, प्लीज रिमेंबर, ओके फाइन। अब यहां पे इंडस्ट्री का कहना है कि अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द टैक्सेस, प्लीज डिफर द डेडलाइन फॉर द कंप्लायंस ऑफ CAF norms, CAF 2 norms. CAF 2 norms are corporate average fuel efficiency norms, जो बेसिकली गाड़ी के कर्ब वेट के बेसिस पे पोल्यूशन को रिड्यूस करने की बात करता है। कर्ब वेट क्या होता है गाड़ी का? KERB, KERB, कर्ब वेट। Curb weight is the dead weight of the vehicle without any passenger sitting into it or without any luggage being put into it. जो खाली गाड़ी होती है उसका वेट को बोलते हैं कर्ब वेट। तो कर्ब वेट गाड़ी का जो पोल्यूशन कॉज करती है, जो खाली गाड़ी चल रही है वो जो पोल्यूशन कॉज कर रही है, उसके पोल्यूशन लेवल को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना है, ठीक है। एंड दैट पोल्यूशन इज बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कर्ब वेट। सो दीज आर द नॉर्म्स अंडर द CAF 2, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। तो यहां पे बेसिकली यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल्स इन इंडिया। इसकी डेडलाइन है इंडिया में 2022 की। तो गवर्नमेंट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बोला है कि इसको आप डिफर कर दो टिल 2024, ताकि और ज्यादा एक्विजिशन कॉस्ट इंक्रीज ना हो, प्राइस इलास्टिसिटी और ज्यादा हाई ना हो। फाइन। एंड सेकेंड, जो भारत स्टेज 6 के फेज 2 इंप्लीमेंटेशन है उसको भी आप डिफर कर दो बाय अप्रैल 2024। So give us some time, give the market some time to settle down. Let there be economic revival. Let there be more wages in the hand of people. So the consumption will increase and will result into the consumption of automobile or the vehicles as well in a country. ये यहाँ पे इंडस्ट्री की डिमांड है। तो आपने जब भी बात करनी है, so let us make a habit कि हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि हमारे आंसर्स जनरलिस्टिक ना लगे। जैसे कि आप प्राइस इलास्टिसिटी है तो ये आप बाकी सेक्टर्स में भी यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही होना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एनी गुड इज, बाकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वर्ड यूज करना आना चाहिए। स्टील सेक्टर में आप यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज कर सकते हैं। इकोनॉमी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कोशिश करिए कि जो भी आपके पास टेक्निकल वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, आप उनको ड्रॉप कर सकें एग्जामिनेशन में। फाइन। इसके साथ एक्विजिशन कॉस्ट हो गया एंड CAF 2 नॉर्म्स, भारत स्टेज फेज 2 नॉर्म्स, इनकी डिटेल्स में नहीं जाना है आपको, बहुत टेक्निकल हो जाता है ये, तो इनकी डिटेल्स में नहीं जाना है कि फेज 2 में क्या होने वाला है, फेज 1 में क्या था। ओवरऑल आपको बस पता होना चाहिए फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज करी है, कार्बन फिल्टर्स लगाए हैं, DFF लगाया है, एक्सेट्रा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। Taiwan and US, very important development has taken place, but the real impact of the same we only would come to know about it after the new presidentship in the US comes into the picture. तो एज ऑफ नाउ डोनाल्ड का वेजिंग फेज चल रहा है, ही हैज टू लीव ऑफिस बाय 20th of January। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया कि ताइवान में एक यूएस एम्बेसडर को अलोकेट कर दिया। तो नाउ ऑफिशियल डिप्लोमैट फ्रॉम द यूएस विल गो एंड एंगेज यूएस विद द ताइवान डायरेक्टली। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है विच हैज अपसेट चाइना, बिकॉज चाइना बिलीव्स इन वन सिस्टम्स प्रिंसिपल, टू स्टेट वन सिस्टम प्रिंसिपल। दैट इज चाइना नेवर हैज रिकॉग्नाइज्ड ताइवान एज अ सेपरेट कंट्री। तो ये इशू बेसिकली कहां से अराइज हुआ? तो जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चियांग काई शेक
की पार्टी को डिफीट किया, जो कुओमिंतांग पार्टी थी KMT, उसको डिफीट किया माओ जेडोंग ने. सो देन कियांग चाई शेक वेंट टू ताइवान. अब ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना, एंड चियांग काई शेक वेंट टू ताइवान, और वहां से उसने डिक्लेयर कर दिया दैट वी आर इन द ऑफिशियल होल्ड और वी आर इन द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द एंटायर चाइना, इवन द मेनलैंड चाइना. फिर यूनाइटेड नेशंस में कियांग चाई शेक की पार्टी ने ही चाइना को रिप्रेजेंट किया. तो जो ताइवान का चाइना है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेनलैंड चाइना है उसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ठीक है. तो टिल 1970 यूनाइटेड नेशंस में चाइना को रिप्रेजेंट कौन करता था? ROC करता था, जो ताइवान में सेट थी गवर्नमेंट. 1970 के बाद से PROC ने रिप्रेजेंट करना चालू किया, एंड देन ताइवान का जो सपोर्ट था इंटरनेशनल लेवल पे, दैट ड्रास्टिकली केम डाउन. देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्विच्ड टुवर्ड्स द PROC और द मेनलैंड चाइना. तब से चाइना का यह मानना है दैट you will have to believe in one China concept, one system concept, and there is only one China, that is the mainland China. Taiwan is an integral part of China. Taiwan का ये मानना है that Taiwan is China and mainland China is integral part of China and we are ruling China. तो यहाँ पे ताइवान एक अलग कंट्री है क्या, अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है, then we do not know. क्योंकि ताइवान खुद ये बोलता है कि हम मेनलैंड, हम चाइना को कंट्रोल करते हैं, वी आर चाइना. तो दोनों अपने आप को चाइना बोलते हैं और दोनों अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं ऑन द पोजीशन ऑफ चाइना. अब यहां पे अगर कोई भी कंट्री अलग से ताइवान के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करती है, तो जो चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना जो है जी जिनपिंग वाला, वो अपसेट हो जाता है. वो ये बोलता है कि हाउ डेयर यू टू गो एंड मेंटेन रिलेशंस विद ताइवान. प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द ओनली केस विद ताइवान. देयर आर ऑल्सो 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना जहां पे सेम कॉन्सेप्ट लगता है, वन सिस्टम का. स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स 2 हैं चाइना के. एक हांगकांग है जो 97 में ब्रिटिश से मिला था उसको, और दूसरा है मकाओ जो पोर्चुगीज कॉलोनी थी पहले. तो इन पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है. आप डायरेक्टली जाके इनके साथ डील नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे अपनी एम्बेसी ओपन नहीं कर सकते हैं until and unless you have taken the permission of China. और ताइवान के केस में सिचुएशन और ज्यादा ग्रेव हो जाती है, बिकॉज चाइना और ताइवान की जो पार्टीज हैं वो हमेशा अपोजिशन में रहती हैं. एंड सिंस 2004 onwards the party which has governed Taiwan has declared its independence from the mainland China. तो चाइना तब से अपसेट है, and it has now come out with the measures, military measures to acquire Taiwan. उसने एयर स्पेस भी इंटरवीन करा है, इन्वेड करा है ऑफ ताइवान रिसेंटली. सारे रिसेंट के इंसिडेंट्स हैं, एंड इट हैज रिपीटेडली थ्रेटेंड ताइवान टू मिलिटरीली एक्वायर इट if it does not drop its demand of independence from the mainland China. तो ये जो US का मूव है, this has significantly upset China because now US is planning to establish a different kind of diplomacy with Taiwan by sidelining the mainland China. तो ये एक जो मूव है ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंपॉर्टेंस प्ले करेगा, लेकिन ये रियलाइज हो पाता है या नहीं, ये कंटिन्यू हो पाता है या नहीं, ये हम तभी बता पाएंगे जब जो बिडेन आते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं. तो इसका सिग्निफिकेंस हम तब ट्रैक करने की तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे. लेकिन अभी आपको बस इसको ट्रैक करना है कि जो बिडेन ने आके कौन कौन सी चीजें चेंज करी हैं और कौन सी चीजें सस्टेन करी हैं. अगर जो बिडेन इसको रखते हैं, इसको फर्दर पुश देते हैं, then you can see understand कि इंडिया, यूएस और चाइना में फर्दर रिलेशंस डिटोरेट होंगे, and it will be good for India. The more deterioration is there of the relations of US and China, the more beneficial it will be for India. और अगर जो बिडेन की जो अप्रोच है, that he is saying that I will be more flexible towards China, जो यूएस ट्रेड वॉर है हम उसको कर्टेल डाउन करेंगे, so that is a move which can affect India. And
its influence in the neighborhood region, because अभी unconditional support मिल रहा है, at least strategic matters में unconditional support मिलता है हमको of US to counter with China. And if a flexible approach is adopted by the US, then that unconditional support can change into conditional support. ठीक है? एथिक्स एंड एसे, ये दो जगह आप इस आर्टिकल में दिए हुए 6 एट्रीब्यूट्स का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. 6 एट्रीब्यूट्स इन द सेंस हाउ टू मेक लेजिस्लेटर्स इफेक्टिव. GS2 में भी आप इसका यूज कर सकते हैं. हाउ टू मेक लेजिस्लेटर्स इन आवर कंट्री इफेक्टिव. ऐसे ही क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछने लगी है. एथिक्स में भी आप देखेंगे कई क्वेश्चन ऐसे थे जो GS2 के थे, GS3 के थे, डायरेक्ट एथिक्स के नहीं थे. गेटिंग माय पॉइंट. तो बाउंड्रीज अब ट्रांसजेंड हो रही हैं एंड द रिस्ट्रिक्शंस आर नो मोर द रियलिटी इन केस ऑफ यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. तो यहां पे वाइस प्रेसिडेंट ने 6 एट्रीब्यूट्स बताए हैं विच कैन मेक अ लेजिस्लेटर इफेक्टिव. वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. आप सिर्फ वो 6 एट्रीब्यूट्स नोट डाउन कर लीजिए एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दैट. सो फर्स्ट इज there is need to accord priority for the good and welfare of the people. Accord priority for the good and welfare of people. Second point is there should be strong connect with people of the legislators. Strong connect between legislators and people. Third attribute is right conduct both in public and inside the legislators, जो मिसिंग है एज ऑफ नाउ हमारे देश में. राइट कंडक्ट. राइट कंडक्ट कहां पे? लेजिस्लेटर्स में एंड आउटसाइड द लेजिस्लेटर्स. देन फोर्थ, कैरेक्टर बेस्ड ऑन मॉरल इंटेग्रिटी. कैरेक्टर बेस्ड ऑन मॉरल इंटेग्रिटी. Then fifth, capacity to understand emerging complexities and deliver and communication skills. Communication skills आप लास्ट रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप रखेंगे capacity to understand different complexities. तो यहाँ पे आप basically किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे आप aptitude की बात कर रहे हैं. यहाँ पे आप compassionate attitude की बात कर रहे हैं. Aptitude and attitude. What kind of attitude? Compassionate attitude. These are very much essential in any legislator and these are the 6 attributes. 6th कौन सा है? Communication skills. You should be having effective communication skills so as to efficiently deliver the concerns of public or of your constituency in the parliament. गेटिंग माय पॉइंट. आप क्लियरली एक्सप्रेस कर सको कि क्या प्रॉब्लम है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारे लोगों के बीच में, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ दोस एरिया, ऑफ दैट एरिया. तो ये 6 एट्रीब्यूट्स हैं जो एक लेजिस्लेटर में होने चाहिए. ओके. सिर्फ एक की वर्ड आपको पिक करना है, इक्वालिटी बेस्ड फ्रेंडशिप. जब भी इंडिया नेपाल की आप बात करेंगे, इंडिया फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी की आप बात करेंगे, तो हमने देखा कि नेपाल कैसे एक लिंचपिन बन चुका है नाउ ऑफ चाइना. हिमालयन ट्रांस नेटवर्क क्रिएट कर रहा है चाइना नेपाल में अब, एंड सो ऑन. ये सारी चीजें हमने देखी है. तो नेपाल बेसिकली now is wanting what is the new demand of Nepal with respect to India? How the bargaining power of Nepal has increased against India. It now wants equality based friendship, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था. तो जब भी आप इंडिया नेपाल की बात करेंगे, ये वर्ड आपने यूज करना है, इक्वालिटी बेस्ड फ्रेंडशिप. सिर्फ नेपाल के केस में नहीं, ये आप श्रीलंका के केस में भी बात कर सकते हैं. दे ऑल्सो नाउ वॉन्ट, ऑल्दो श्रीलंका के केस में पता है क्या प्रॉब्लम है? They are more interested in the reciprocity. तो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे एंड दोनों के पीछे सेम पावर की बैकिंग है, दैट इज चाइना. एंड दैट इज द रीजन बोथ आर कॉल्ड एज द लिंचपिन, न्यू लिंचपिन ऑफ चाइना. ठीक है.
ये सेल्फ रीडिंग के लिए आर्टिकल है आपका, वैक्सीन पे आया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, एक वॉलंटियर वाला क्लिनिकल ट्रायल में उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई उसके ऊपर, एंड distrust with respect to vaccine will also hamper the delivery process of vaccine। जब तक आप कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं डेवलप करेंगे among the people, तो इससे वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं जाएगी एंड ओवरऑल डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी। तो ये अगर आपके पास टाइम है तो आप रीड करिएगा, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अल उला डिक्लेरेशन डिस्कस कर चुका हूं मैं आप लोगों के साथ। वेस्ट एशिया की जियो पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है, उसको फर्दर आपको अगर रीड करना है, रिवाइज करना है, तो ये आप आर्टिकल रीड कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आया था। ओनली इफ यू हैव टाइम, टाइम नहीं है तो उसको मत रीड करना। जो मैंने आपको समझाया था अल उला डिक्लेरेशन क्या है, उसके पीछे की पूरी कहानी, उसके आगे का कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपके दिमाग में क्लियर है, आपने नोट्स बना रखे हैं, दैट इज फाइन, उसके आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, टाइम है अगर तो इसको रिवाइज कर लोगे, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में चीजें फर्म हो जाती हैं, अच्छे वर्डिंग्स मिल जाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। फाइन, तो ये सारे आर्टिकल्स थे आज जो हमें आपके साथ डिस्कस करने थे। कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट अस कॉल इट अ डे। टेलीग्राम पे मैं सारे आर्टिकल्स शेयर कर रहा हूं और मैंने जीएस के चारों पेपर भी शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक कंबाइंड पीडीएफ मैंने बनाई है टेलीग्राम पे, वो मैंने शेयर कर दी है। ओके, किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे। ज्योति, करंट अफेयर्स की क्लास आपने अटेंड नहीं करी है क्या? आप मुझे बोल रहे हो करंट अफेयर्स की क्लास आपने अटेंड नहीं करी, कब से नहीं अटेंड करी आपने करंट अफेयर्स की क्लास? अल उला यूट्यूब पे डालने लायक उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बेटा अभी। अल उला समझने के लिए पहले आपको वेस्ट एशिया डिक्लेरेशन की और वेस्ट एशिया के जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, देन द क्रिएशन ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ वेस्ट एशिया, फिर उनके बीच में कैसे रिलेशंस इवॉल्व होते चले गए, देन द रोल ऑफ द एक्सटर्नल कैटलिस्ट दैट इज यूएसए, फिर ये सारे एग्रीमेंट्स अभी जो हुए यूएई इजराइल के बीच में एंड सो ऑन, फिर 2017 से कतर और सऊदी के ब्लॉक में क्या डिफरेंसेस आए, फिर ये लोग क्यों अब साथ में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें यूट्यूब पे अगर मैं डालने जाऊंगा तो इट विल बी अ वीडियो ऑफ मोर देन 1 आवर, और यहाँ पे आप डिस्कस इतना कर ही चुके हैं, कहेंगे आप लोग तो डाल दूंगा वो वाला वीडियो भी, अलग से स्पेशल सेशन लेना पड़ेगा उसके लिए, नथिंग एल्स। राइट, ठीक है, तो फिर सेशन एंड करते हैं आज का। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।